हेलो, अद्विक पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। और आज जो टॉपिक होगा भारत में राष्ट्रवाद, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए एक मोटिवेशनल थॉट के तरफ चलते हैं। और कहते हैं, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू ज़रा तो हिम्मत तो कर, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर, तू ज़रा कोशिश तो कर। और इस मोटिवेशनल स्पीच का लाने का मेरा एक ही रीज़न था कि हम लोग इसी तरह से, जिस तरह से इसमें कह रहा है कि कुछ नहीं, यानी कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, हम वो सभी पा सकते हैं। ऐसे ही जब हम लोग, भारत हमारा गुलाम था, तो उस समय में महान क्रांतिकारी यहाँ पे जन्म लिए और उनके मदद से भारत भी क्या हुए और आज हम लोग आज़ाद हुए हैं। तो यही अगर आप भी चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ पाने के लिए, तो हिम्मत तो करना पड़ेगा, सबको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। देखिए, हकीकत क्या है, तुर्की के जो सुल्तान हैं उसको खलीफा कहा जाता था और उसके पद को ब्रिटेन ने क्या कर लिया, छीन लिया। अब बताओ, हम अभी एक राजा हैं और हमारे प्रजा जितने भी होंगे, अगर मेरा पद छीना जाएगा तो जितना भी प्रजा होगा उसको क्या होगा, बड़ा ही दुख होगा। ठीक है। जो उसी तरह से तुर्की में क्या था, तुर्की के जो सुल्तान है उसको खलीफा कहा जाता था और उसका पद, उसका सिंहासन क्या हो गया, छीना गया। जब ब्रिटेन ने उसका सिंहासन छीन लिया तो भारतीय मुसलमान को बड़ा बुरा लगा। और भारतीय मुसलमान को जब बुरा लगा, क्योंकि वह विश्व गुरु हुआ करते थे, जो तुर्की के जो सुल्तान थे वह विश्व गुरु हुआ करते थे। और इन लोगों को लगा कि मेरा जो विश्व गुरु है उनका क्या हुआ, अपमान हुआ है। और उसी कारण से भारत के जितने भी मुसलमान हैं, खिलाफत आंदोलन क्या किया था, प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। वर्ष 1920 में तुर्की के सुल्तान खलीफा पद को या सिंहासन को अंग्रेज़ों द्वारा छीन लिया गया। अब जो हमने आपको बात बोले वही सटीक यहाँ लिखा हुआ है। कहता है कि 1920 में तुर्की के जो सुल्तान है उसको क्या कहते थे, खलीफा पद को क्या किया, अंग्रेज़ों ने छीन लिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, सिंहासन को अंग्रेज़ों द्वारा छीन लिया गया, जिससे भारतीय मुसलमानों को बहुत बुरा लगा। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के सुल्तान के समर्थन में खिलाफत आंदोलन किया। अब जो ये खिलाफत आंदोलन हुआ 1920 ईस्वी हुआ, क्यों हुआ, तो आपको यहाँ पे रीज़न जो है, मेन रीज़न पता चल गया कि तुर्की में जो सुल्तान हैं, तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहते थे, उन्होंने क्या, उसका पद क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने छीन लिया और उसको विश्व गुरु कहा जाता था। किसको, जो तुर्की के खलीफा था उसको विश्व गुरु कहा जाता था। और उनका जब अपमानित हुआ, सिंहासन छीनने का मतलब अपमानित होना, जैसे ही अपमानित हुआ भारतीय मुसलमान को भी बुरा लगा और उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन मेन रूप से किसके लिए हुआ था, तुर्की के सुल्तान के जो सिंहासन छीना गया था इसीलिए हुआ था। ठीक है। और ये कहाँ के मुसलमान ने आरंभ किया था, तो भारत के मुसलमान। कहाँ के मुसलमान, तो भारत के मुसलमान ने क्या किया था, इस आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। ठीक है। आज जो हमारे एरिया में सुबह से लेके और अभी तक बारिश का सुहाना मौसम है, आप लोगों के एरिया में भी होगा ही। तो इस बारिश का आनंद लेते रहिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है।
भारत में 1919 में बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेट एक्ट लाया गया था। सही बात है। अब देखिए हुआ क्या, रोलेट एक्ट का परिणाम जो है ना काफ़ी खतरनाक हुआ। ये जो रोलेट एक्ट आया था भारत में, इसके द्वारा क्या हुआ, जो पंजाब के डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू था, उनका क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और पंजाबियों ने कहा कि जो हमारे यहाँ के मेन नेता हैं उनका गिरफ्तार कर लिया, और इस कारण से उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो हुआ था, जालियांवाला बाग में उन्होंने एक प्रदर्शन, एक जुलूस निकाला वहाँ के लोगों ने। और उस 13 अप्रैल 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके जस्ट बाद जो हुआ था वो एक विनाशकारी घटना था, उसमें हज़ारों लोग का मृत्यु हुआ था। अगर यह एक्ट नहीं आता तो संभवतः जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह नहीं होता। तो जालियांवाला बाग से आप जो है वो भी हम क्वेश्चन है उसको भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है रोलेट एक्ट क्या है, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो यह जो है ना सिडनी रोलेट के अध्यक्षता में यह एक्ट लाया गया था और 1919 में यह आया हुआ था। और यह इसीलिए आया था क्योंकि भारत में क्या बढ़ रहे थे, क्रांतिकारी बढ़ रहे थे। और रोलेट एक्ट के थ्रू जो है ना यहाँ पे कहा गया था कि आप जो है अगर किसी पे शक हो जाए, किसी को भी आप बिना पूछे, बिना वारंट का, बिना सबूत का गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसको जो है भारतीयों ने क्या कहा, काला कानून का भी संज्ञा दिया। और इसके बाद कहा कि इसमें बहुत सारे ऐसे जो हमारे यहाँ के इतिहासकार हैं, विद्वानकार हैं, उन्होंने कहा कि ना अपील, ना दलील और ना वकील आंदोलन भी इस आंदोलन का नाम दिया गया। ठीक है। तो सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट एक्ट लाया था। क्यों? क्योंकि भारतीय क्रांतिकारी को दबाने के लिए। मेन पर्पज़ इसका यही था कि भारत में ना क्रांतिकारी अगर कोई भी अगर चुलबुल कर रहा है तो उसको पकड़ो, सीधा जेल में भर दो, नहीं रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया, जो सिडनी रोलेट हैं अपनी अध्यक्षता में इस एक्ट को लाया और उसके एक्ट के थ्रू जितने भी क्रांतिकारी हैं उसको क्या कर दिया जाता था, तो जेल में भर दिया जाता था। जिसमें से प्रमुख है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो है वो आपको एग्जाम्पल में बता दिए। उनको क्या किया, जेल में बंद कर दिया गया। और उसके प्रदर्शन में जो जालियांवाला बाग में क्या किया, बैसाखी पूर्णिमा के दिन बहुत लोगों का एक संगठन हुआ और उसमें जनरल आर डायर ने क्या किया था, सेना को आदेश दिया कि इन लोगों को, इन निहत्थे लोगों पे, इन मासूम लोगों पे क्या कर दो, गोली बरसा दो। और इन्होंने क्या किया, वही किया इनके सेना ने, और निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दिया। और अंधाधुन गोली चलवाने के बाद हज़ारों लोग मर गए। कोई कुआं में कूद गया, जिसको जहां मिला, कोई अपने माँ को खो दिया, कोई अपने पिता को खो दिया, कोई अपने बहन को खो दिया, कोई अपने बच्चे को खो दिया। वहाँ पे विभिन्न प्रकार का जो घटना घटा था उस जगह पे, विभिन्न प्रकार का वहाँ पे दृश्य देखने को मिला। किसी का आँख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का टांग नहीं है, किसी का क्या कहें, वहाँ पर उसका दृश्य देखने वाला नहीं था। ऐसा ये घटना था जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। और सिडनी रोलेट अगर यह एक्ट नहीं लाता संभवतः वह घटना नहीं घटता। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। भारत में 1919 में बढ़ती हुई क्रांतिकारी, किसमें, अगर भारत में 1919 में क्या हो रहा था, क्रांतिकारी जो है ना, बढ़ती हुई क्रांतिकारी को दबाने के लिए यह एक्ट लाया था। को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेट एक्ट लाया था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत और एवं बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। अब बताइए, अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर यह एक्ट लागू होता, आता यहाँ पे पुलिस हमको इस क्लास से लेके उठा के ले चल जाता, क्योंकि उसके पास तो कोई नियम कानून तो है नहीं। तो इसको भारतीय ने क्या कहा कि भाई नहीं कोई नियम है, नहीं कोई कानून है, इसका मतलब ये क्या है, काला कानून है। और इसके बाद इसको ये भी संज्ञा दिया गया, ना अपील, ना दलील और ना वकील, ऐसे भी आंदोलन इसके नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। इसलिए इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में लाया गया था। अब बताओ, यह जो रोलेट एक्ट है इससे आप क्या समझते हैं, तो आप सीधा याद रखिएगा कि भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी को दबाने के लिए यह एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। इसमें यह नियम था, इसके अनुसार बिना किसी भी वारंट के, बिना किसी भी सबूत के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। और
इसका नाम भारतीयों ने क्या दिया, काला कानून। तो आशा है कि आपको यह एक्ट समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखना है और याद करना है। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? देखिए, दांडी यात्रा का भी क्या उद्देश्य था। महात्मा गांधी ने क्या किया, स्वदेशी अपनाओ विदेशी का बहिष्कार किया था। जब विदेशी वस्त्रों का, विदेशी सामानों का बहिष्कार करने लगा, भारतीय लोगों ने विदेशी शिक्षा का, विदेशी जितने भी सामान था सबका बहिष्कार कर रहा था, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई सब चीज़ तो ये बहिष्कार कर रहा है, लेकिन भारत में नमक अभी कानून नमक नहीं बन रहा है। तो इन्होंने क्या किया, नमक पे काफ़ी टैक्स लगा दिया और नमक पे काफ़ी टैक्स लगाने के साथ जो है महात्मा गांधी ने क्या किया, 22 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ 250 किलोमीटर तक साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल गया था और वहाँ पे जो नमक समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी से क्या बनाया, नमक बनाकर इस नमक कानून को तोड़ा था। इसी को हम क्या जानते हैं, दांडी यात्रा। क्या जानते हैं, दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। तो फिर से आपको मैं बता दूं कि दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था, नमक कानून को भंग करना था। आपको इसमें जो विस्तृत रूप से जानकारी हमने दी है कि 12 मार्च 1930 को चला था। इसके बाद 6 पहुंचता तो है 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को क्या किया इन्होंने, नमक बनाया और नमक कानून का भी उल्लंघन किया। ठीक है, तो इसमें कितने लोग थे, तो 78 अनुयायियों के साथ गए थे। और कितना किलोमीटर, 250 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ, तो साबरमती आश्रम से लेके कहाँ तक, दांडी तक इन्होंने पैदल यात्रा किया और वहाँ पे जाके समुद्र के जल से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। और इसी को हम लोग क्या जानते हैं, दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आखिर इसका रीज़न क्या है। तो दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था। इसका मेन ही उद्देश्य था कि भारतीयों को नमक बनाने का कानून नहीं पता है और विदेशी का जो ये नमक कानून है, नमक कानून को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ना है, उसको भंग करना है। ठीक है, और ये चला कब था, 12 मार्च को, पहुंचा कब, 5 अप्रैल को पहुंचा कब, 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को क्या बना दिया, नमक बना दिया। उसके बाद भारत के सभी जगह जगह क्या होने लगा, नमक बनने लगा और नमक कानून को हम लोग तोड़ दिए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको आप याद रखेंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो नमक कानून को तोड़ना था। अब है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद जब लगा इरविन को कि अब हम लोगों का बोलबाला नहीं चलेगा, जब बोलबाला नहीं चलेगा तो क्या करेगा, जो मेन लीडर होते हैं, टीम के जो कप्तान होते हैं उसी से बात करेंगे। और जो मेन पूरे भारत में जो मेन कप्तान था उस समय में कौन था, गांधी जी था। और गांधी जी के अनुसार ही पूरा ये अपना भारत का जितने भी क्रांतिकारी था और लोग चल रहा था। और कई ने इनका विरोध भी किया था, लेकिन मोस्टली जो था सब इसी पे डिपेंड था कि गांधी जी जो कहेंगे वही करेंगे। तो गांधी इरविन का जो है दिल्ली में समझौता होता है, कब, 31 में होता है, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को होता है। एवं लॉर्ड इरविन के बीच भी इसका समझौता हुआ, गांधी जी और इरविन का जो समझौता हुआ दिल्ली में, इसीलिए इसका नाम दिल्ली समझौता भी रखा गया। तो आइए जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और भारत में क्रांतिकारी बढ़ रहे थे, लोगों में गुस्सा था, लोगों जहाँ तहाँ क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। और अंग्रेज़ों को लगा कि अब ये हमको संभलेगा नहीं, तो गांधी जी जो है उसी का कमांड संभालना पड़ेगा, गांधी जी से ही संभलेगा। तो गांधी जी से इरविन ने क्या किया, दिल्ली में एक समझौता किया कि आपसे क्या चाहिए, आपको क्या क्या मांग है आपका। गांधी जी से बोला कि आपको जो मांगना है मांग लीजिए,
और 3 चीज़ों के बारे में ही बोला कि आप 3 चीज़ जो मांगना है आपको मांग लो और अब मैं आपको क्या क्या दूं। तो ये गांधी जी जो समझौता किया इसके साथ, और उसी समझौता को नाम दिया गया दिल्ली समझौता। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ इसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है या दिल्ली समझौता कहा जाता है। गांधी और इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ उसको क्या नाम दिया गया? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता का नाम दिया गया। ठीक है। अगर एक बात ये भी होता है कि अगर गांधी जी चाहते यहाँ पे तो भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन गांधी जी अपने कारण से, अपने हीरो बनने के कारण से भगत सिंह को नहीं बचाया। नहीं तो आज भगत सिंह जो है क्रांतिकारी का मेन हीरो होता, देश का मेन हीरो कौन होता? भगत सिंह ही होता। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। ठीक है। चंपारण में सत्याग्रह हुआ और गांधी जी आते हैं 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, और पूरे भारत घूम घूम के देखते हैं कि भारत में क्या क्या परिस्थिति है, क्या क्या दुख है लोगों को, और लोगों का बात सुनते थे। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और उस जगह चंपारण का एक किसान कहिए या किसान नेता कहिए, राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत ही कुप्रथा है जिसका नाम है तिनकठिया प्रणाली। और ये तिनकठिया प्रणाली में होता क्या था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करना पड़ता था लोगों को, और जिस खेत में नील का खेती होता था उस खेत की उर्वरा शक्ति घट जाती थी और पैदावार में कमी होता था। इससे किसानों को घाटा सहना पड़ता था। इससे बहुत तंग थे किसान, और राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी पटना पहुंचते हैं, और पटना से मुजफ्फरपुर, तब कहाँ पहुंचते हैं? पश्चिमी चंपारण पहुंचते हैं, और वहां जाकर अंग्रेज़ों के जो मेन हेड हैं, मेन लीडर हैं, उससे समझौता करते हैं। और यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में जो सफल हुआ था, जिसका नाम क्या है? चंपारण सत्याग्रह। और इसको हम लोग जानते हैं तिनकठिया प्रणाली के भी नाम से जानते हैं। अगर मान लो आपको पूछा कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, इसके नाम पे आपको ये दे सकता है तिनकठिया प्रणाली के बारे में आप बताइए, तो इसका 2 नाम है, एक चंपारण सत्याग्रह, एक तिनकठिया प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है। आइए पढ़ते हैं। बिहार में प्रचलित तिनकठिया प्रणाली या व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि की 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती से मुनाफा नहीं होने के कारण किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। आपको बता दिए कि जिस खेत में नील का खेती होता था वह खेत क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी, उसमें जो उसका शक्ति है वो हीन हो जाती थी। इससे काफ़ी किसानों को घाटा सहना पड़ता था और किसानों की दयनीय स्थिति खराब हो जाती थी। किसानों के पक्ष को लेकर गांधी जी ने अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसका क्या था? तो ये जो सत्याग्रह आंदोलन था, चंपारण सत्याग्रह, उनका शुरुआत की थी। ठीक है। तो इसका जो मेन पॉइंट है आपको केवल याद रखना है कि तिनकठिया प्रणाली कहाँ पर प्रचलित था? बिहार में। कहाँ पे? बिहार के चंपारण में। और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करना पड़ता था? नील का खेती करना ही पड़ता था। और जिस खेत में नील का खेती होता था उस खेत की उर्वरा शक्ति हीन हो जाती थी, कम हो जाती थी, जिससे किसानों का पैदावार कम हो जाता था और उससे काफ़ी घाटा सहना पड़ता था। इसलिए किसान नहीं चाहते थे कि हम नील का खेती करें, लेकिन इसको मजबूरी था कि करना ही पड़ता था। और राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और इस सत्याग्रह का यहाँ से आह्वान करते हैं, और यह सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो क्या हुआ? सफल हुआ था। ठीक है। तो बिहार में प्रचलित तिनकठिया व्यवस्था के अंतर्गत, किसमें? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में प्रचलित है तिनकठिया व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि की 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। मान लो हमको 1 बीघा अगर खेत है तो हमको 3 कट्ठा जो है क्या करना पड़ता? नील का खेती करना ही पड़ता था। जिसको 2 बीघा है 6 कट्ठा करेगा, जिसको 3 बीघा है 9 कट्ठा खेती करेगा नील का। तो इस तरह से मुनाफा नहीं होने के कारण किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। किसानों के
पक्ष को लेकर गांधी जी ने अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, जो कि क्या रहा, सफल रहा, जो कि क्या रहा, सफल रहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब वहाँ क्या होता है, 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं और मेरठ में ले जाकर उस पर विभिन्न प्रकार के कानून लगा देते हैं, विभिन्न प्रकार के उस पर धारा लगा देते हैं। और यह घटना मेरठ में हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मेरठ की क्रांति। ठीक है, या मेरठ षड्यंत्र। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। मार्च 1929, कब, मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को, किसको, कितने, तो आप याद रखेंगे मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसे मेरठ षड्यंत्र कहा गया। जिसे क्या कहा गया, मेरठ षड्यंत्र कहा गया। अब बताओ यह घटना कहाँ घटा, मेरठ में, क्योंकि 31 जो श्रमिक नेता थे उसको कहाँ लाया गया, मेरठ लाकर उन पे मुकदमा किया, विभिन्न प्रकार का उस पर केस लगा दिया, विभिन्न प्रकार के धारा लगा दिया और यह घटना मेरठ में हुआ था, इसलिए इसका नाम मेरठ षड्यंत्र रखा गया। ठीक है, यह कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अब जतरा भगत सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए यह जतरा भगत सिंह उस समय का अगर बात करें तो झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। यह समय है 1988 में उसका जन्म हुआ और ये जो लगभग 1914 से लेके 20 तक जिस समय में गांधी जी यहाँ हैं वही घटना है। यह झारखंड के जो जतरा भगत हैं, जतरा भगत का क्या योगदान रहा, क्या उन्होंने किसानों के लिए किया, क्या उन्होंने श्रमिकों के लिए किया, क्या उन्होंने जो पूंजीपति लोग हैं या जो ज़मींदार हैं उसके प्रति क्या खिलाफ किया, आंदोलन कैसे कैसे ये गतिविधि अपनाया, उसी के बारे में इसमें बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं जतरा भगत का जन्म कब हुआ। जतरा भगत का जन्म सितंबर 1888 ईस्वी में झारखंड के गुमला जिला के, गुमला जिला, कौन सा जिला है, गुमला जिला। ठीक है, तो जतरा भगत का जन्म जो है सितंबर 1888 में, कब, 1888 में। जतरा भगत का जन्म कब हुआ, सितंबर 1888 में। झारखंड के गुमला जिला के नवाटोली गांव में हुआ था। किस जिला में, तो गुमला जिला। किस जिला में, तो गुमला जिला के नवाटोली गांव में हुआ था। 1914 से 1920 में, 1914 से 1920 में उन्होंने ब्रिटिश राज एवं जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग का आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स आदि भरने तथा कुली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया था। इन्होंने 1914 से 1920 के बीच जो है ज़मींदार के खिलाफ और ब्रिटिश राज के जो विभिन्न प्रकार का अनियमित कानून था उनके खिलाफ, और कहा कि वहाँ के जो श्रमिक हैं, वहाँ के जो मजदूर हैं, कुल्ली के बेस में जो काम करता है वो भी नहीं करेगा और किसी भी ज़मींदार का बोलबाला यहाँ पे चलने वाला नहीं है। जतरा भगत ने काफ़ी समाज के लिए अच्छा काम किए, इसीलिए इसका आज क्या है, हमारे इतिहास में इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो जतरा भगत बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे जिन्होंने क्या सोचा, समाज के लिए सोचा। ऐसे व्यक्ति समाज में कम मिलते हैं और जतरा भगत का जन्म सितंबर 1888 ईस्वी में किस गांव में हुआ था, नवाटोली गांव में हुआ था और यह कहाँ पड़ता है, झारखंड में। कहाँ पड़ता है, और 14 से लेके 20 में उन्होंने ब्रिटिश राज एवं जमींदारों के खिलाफ क्या किया, अहिंसक आंदोलन किया, अहिंसक आंदोलन छेड़ा और लगान जो था, जो उसको कहा लगान कम करो, लगान माफ़ करो और सरकारी टैक्स हटाओ तथा कुली के रूप में जो मजदूरी करने के से क्या कर दिया, लोगों को मना कर दिया। कहा कोई भी मजदूर कुली के बेस में काम करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, बिल्कुल कुली के बेस में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यह है जतरा भगत के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का मेन पर्पस था कि जितने भी मजदूर किसान हैं सबको एक संगठन बनाइए ताकि वो भारत के आंदोलन में क्या दें, साथ दें। ठीक है, इसका मेन एक ही पर्पस था
कि जितने भी किसान हैं, जितने भी मजदूर हैं, उनको भी एक साथ एक यूनियन में बांधे और वह यूनियन में बंध के क्या हो, पूरे देश के लिए लड़े और भारत को आज़ादी दिलाने में क्या करे, मदद करे। चलिए पढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक संगठन का स्थापना 31 अक्टूबर 1920 कब किया गया? 31 अक्टूबर 1920 को किया गया तथा CR दास का मतलब चित्तरंजन दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब देश भर के आंदोलन के लिए क्या किया जाए, सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। क्या किया जाए? सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। पूरा देश भर में अगर किसान और मजदूर सक्रिय होंगे इस यूनियन के थ्रू तो शायद हमारा देश क्या होगा, बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएगा। यह किसका सोच था? CR दास का, यानी चित्तरंजन दास का। ठीक है, अब देखिए यह क्या है, एक यूनियन है। यूनियन किसका यूनियन का मतलब एक संगठन है, किसका? किसान और श्रमिक का। अगर किसी भी आंदोलन में किसान और श्रमिक अगर पड़ जाएंगे तो वह आंदोलन क्या होगा, उखाड़ फेंकेगा। और शायद हम लोग जब आज़ाद अगर हम लोग चाहते तो 1857 की क्रांति के समय ही हम लोग क्या हो जाते, आज़ाद हो जाते। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी दोगले होते हैं इंसान जो भारतीयों का उस दिन साथ नहीं दिया। अगर दिए होते तो शायद आज हम लोग कहते कि 1857 में क्या हो जाते, आज़ाद हो जाते और हम लोग उसी दिन आज़ादी का दिवस मनाते। तो उसमें समाज में ऐसे भी कुछ, जिसका हम नाम नहीं लेंगे, लोगों को बुरा लग जाता है। ऐसे समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने क्या किया, भारतीयों का साथ नहीं दिया। अगर आज भारतीयों का साथ दिया होता तो हम लोग 1857 में क्या हो जाते, आज़ाद हो जाते। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक संगठन का स्थापना कब हुआ? 31 अक्टूबर 1920 को। कब हुआ? 31 अक्टूबर 1920 को। 31 अक्टूबर 1920 को। तथा CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा, किसके द्वारा? कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय रूप में शामिल किया जाए। किसान और जो श्रमिक होते हैं वह भी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करे, भाग ले और देश के लिए अपना योगदान दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब है पूना समझौता। देखो पूना समझौता क्या था? 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जब कांग्रेस के सदस्य नहीं पहुंचते हैं तो वहां पे भीमराव अंबेडकर पहुंच जाते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है और वहां पे दलित हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिख हो गया, इनके लिए जो स्थानीय जो निर्वाचन पद्धति में भाग लेने का जो साझेदारी था उसको वहाँ पे मान कर दिया। लेकिन बाद में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर ने जब पूना में समझौता किया तो वो गांधी जी चाहते थे कि हम भारत का हिंदू धर्म को बंटवारा ना करें। अगर यह बंटवारा हो जाता दलित अलग हो जाता और जो हमारा और हिंदू है और अलग हो जाते। ये चाहते थे कि सब एक हो, एक रहे। गांधी जी इससे क्या थे, नाराज़ थे कि वो चाहते थे, जैसे भीमराव अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि दलित का अलग पृथक निर्वाचक हो और इसका भी कि क्या हो, हमारे जो स्थानीय चुनाव है इसमें क्या हो, भागीदारी हो। तो यहाँ जो भीमराव अंबेडकर है यह तो चाहते थे कि किसका हम पार्टी बने, अलग बना लें, तो हरिजन का। और गांधी जी चाहते थे कि सब एक ही रहे, एक ही तरह से रहे। और इसका जो ये था भीमराव अंबेडकर का सोच, उनका सोच था कि जो निम्न जाति के लोग हैं उनका भी क्या हो, उनका भी उन्नति हो, वो भी एक जो समाज के लोग हैं उससे कदम से कदम मिला के चलें। और ऐसा होना भी चाहिए कि सभी को समान अधिकार, समानता का अधिकार चाहता था। कौन? तो भीमराव अंबेडकर। और गांधी जी और जो अंबेडकर के बीच में जो पूना में समझौता होता है उसी को पूना समझौता के नाम से जानते हैं। इसका मेन उद्देश्य था कि किसके, जो नीचे वर्ग के लोग, जो नीच वर्ग के लोग होते हैं, नीचे वर्ग के लोग जिसे हम कहते हैं हरिजन, उसको लिए क्या किया, पृथक निर्वाचन के मांग किया था। कौन? तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। कब हुआ? 1932 में। कहाँ पे? पूना में। उस समय में गांधी जी पूना के जेल में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्गों के लिए, किसके लिए,
दलित वर्गों के लिए यानी निम्न जाति के लोग जो दलित SC ST होते हैं उनके लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायकों में कुछ स्थान आरक्षित हुए। अब बताओ गांधी जी और उनके बीच जो समझौता हुआ उनमें क्या हुआ, कुछ जो प्रांतीय निर्वाचन में उसको क्या मिला, भागीदारी मिला। पहले कम सीट था, अब जब यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने गया तो सीट क्या हो गया, बढ़ गया। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय है या प्रांतीय है या केंद्रीय विधायकों में इसका क्या हुआ, स्थान आरक्षित हो गया। किसका, दलितों का। किसका, दलितों का। ठीक है। तो गांधी जी का और भीमराव अंबेडकर के बीच कहाँ पे, पूना में समझौता होता है और इसका मेन पर्पस था कि जो दलित वर्ग हैं, जो बौद्ध धर्म है, जो सिख धर्म है, उनको भी क्या मिले, निर्वाचन पद्धति में कुछ अधिक सीट मिले। क्या मिले, कुछ अधिक सीट मिले। बस इसका यही तक कहना था कि पूना समझौता में क्या क्या परिणाम हुआ। तो पूना समझौता में एक ही परिणाम हुआ कि उसको क्या मिल गया, तो वोट देने का अधिकार मिल गया, उसको सीट की संख्या क्या गया, बढ़ाया गया। ठीक है। अब चलते हैं असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है ना, जब गांधी जी देखा कि रोलेक्ट एक्ट आया, ठीक है, तो रोलेक्ट एक्ट में किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार कर लिया रहा और उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन 1920 में छेड़ दिया और 1920 में जो असहयोग आंदोलन इन्होंने चालू किया और उसके तहत क्या हुआ, इस आंदोलन में पहले तो जो कुछ अच्छे वर्ग के लोग हैं वो हिस्सा लेते थे आंदोलन में, लेकिन इस आंदोलन में गरीब, मजदूर, आम पब्लिक लोग जितने भी हैं, छोटे से छोटे किसान, छोटे से छोटे मजदूर, सभी ने इस आंदोलन में भाग लिया। इसीलिए असहयोग आंदोलन को क्या कहा, प्रथम जन आंदोलन कहा, क्योंकि प्रथम जन का मतलब होता है जनता या लोग, कि इतने भीड़ में किसी भी आंदोलन में भाग कोई नहीं लिया था। आज जो है गरीब है, मजदूर है, छोटे श्रमिक हैं, जो दलित हैं, सभी ने क्या लिया, भाग लिया। इसीलिए इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया, प्रथम जन आंदोलन। ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों, यानी समाज के जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, जैसे कि आपको हम कहेंगे शहरी, ग्रामीण हो, मध्यम वर्ग हो, किसान हो, आदिवासी लोग हो एवं मजदूर लोग हो, सभी ने इसमें पहली बार बड़ी संख्या में भाग लिया। सभी ने इसमें क्या किया, बड़ी संख्या में भाग लिया। इससे पहले इतनी संख्या में लोगों ने किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। क्या बोले आपको पहले, कि इससे पहले इतनी भीड़ में, इतनी संख्या में कोई किसी भी आंदोलन में लोग इतना संख्या में भाग नहीं लिया। इसीलिए इस आंदोलन को क्या कहा, प्रथम जन आंदोलन कहलाया था। यह आंदोलन क्या कहलाया, प्रथम जन आंदोलन कहलाया। क्यों, क्योंकि इसी में शहर से हो या ग्रामीण से हो या मध्यम वर्ग हो या किसान हो या आदिवासी हो एवं मजदूर हो, सभी ने खुलकर इस आंदोलन में आया। इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा, प्रथम जन आंदोलन। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रथम जन आंदोलन क्या होता है। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो असहयोग आंदोलन किसने चलाया, गांधी जी ने चलाया। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, जैसे शहर के, ग्रामीण के, मध्यम वर्ग, किसान, आदिवासी एवं मजदूर आदि ने पहली बार बड़ी संख्या में भाग लिया। इससे पहले इतनी संख्या में लोगों ने किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। यानी इतनी भीड़ में किसी भी आंदोलन में लोगों ने भाग नहीं लिया था। इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया, कि कहा कि असहयोग आंदोलन क्या है, प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है। तो आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या हुए। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला है कि सामाजिक आधार का विस्तार हुआ। सामाजिक आधार का मतलब जो निम्न वर्ग हैं, जो गरीब हैं, उनका भी क्या हुआ, विस्तार हुआ, उनका भी उत्थान हुआ, उनका भी बोलबाला हुआ, उनका भी मुंह में क्या हुआ, आवाज़ आया और क्या हुआ, वो भी आगे बढ़ा। ठीक है।
समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण, यानी समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, समाज के दलित हो, समाज के कोई भी वर्ग के लोग हो, सब में क्या आया, देश के प्रति प्रेम आया, देश के प्रति स्वभाव आया, देश के प्रति उनमें एक जोश जुनून पैदा हुआ और उसमें क्या आया, राजनीतिकरण आया। महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, पहले महिलाओं को केवल अंगना में सिमट कर रह जाती थी बेचारी, उसके अंदर में जुनून होता था, उसके अंदर में खून खोलता था लड़ने के लिए, लेकिन कहा कि महिला नहीं आंदोलन में भाग लेगी। लेकिन इस आंदोलन में क्या हुआ, इस आंदोलन के बाद महिला का भी क्या हुआ, सार्वजनिक जीवन में प्रवेश मिला। फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935, देखिए यह जो भारतीय राष्ट्रीय परिषद 1935 है, यह भारत का समझिए तो यह हार्ट ऑफ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग अपने संविधान का हट कहते हैं इसको, क्योंकि इसको लघु संविधान भी हम कहते हैं। इसी से ये जो नियम बनाया था अंग्रेज़ों ने, जिसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, और इससे 80% जो नियम है वह भारत के किस में है, भारत के संविधान में। तो इसी से भारतीय संविधान का 80% हिस्सा कहाँ है, हमारे भारतीय संविधान में है। इसीलिए इसको हम लोग जानते हैं कि यह भारत का क्या है, लघु संविधान है। किसको, भारत शासन अधिनियम जो ये है 1935, इसको क्या दिया गया, भारत का लघु संविधान कहा जाता है। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें क्या था, एक रूल रेगुलेशन था। क्या था, भारत के बारे में रूल रेगुलेशन था। फिर ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के समानता के आधार पर बातचीत। अब बताओ, समानता का मतलब पहले जो है ना, जो लोगों का कहना था, अंग्रेज़ को उतना वैल्यू नहीं दिया करते थे ब्रिटिश वाले, लेकिन जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो बराबर के चेयर पे, बराबर के जो लेवल होता है उस पर बैठ के बातचीत करना, और कांग्रेस को कहा कि नहीं, कांग्रेस भी क्या है, कांग्रेस भी एक अच्छा दल के लोग हैं और अच्छा दल के नेता हैं, और कांग्रेस भी एक अच्छा पार्टी है, उसके जितने भी सदस्य हैं सबका क्या एक मान सम्मान मिला। किस आंदोलन के बाद, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। तो इसका क्या पहला जो परिणाम था, क्या परिणाम था कि सामाजिक आधार का विस्तार हुआ, जो समाज के लोग हैं उनका क्या हुआ, विस्तार हुआ, समाज में विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं उनका क्या हुआ, उत्थान हुआ। फिर है समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण, फिर है महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, फिर है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसको हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। फिर है ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के समानता के आधार पर बातचीत, कांग्रेस से अब बराबर के लेवल पे आके बात करने लगे कौन, ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो यही सविनय अवज्ञा आंदोलन के मेन कारण था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में, देखिए हुआ क्या, अब भारत में जगह जगह पे छोटा छोटा प्रोटेस्ट हो रहा है, और जब छोटा छोटा प्रोटेस्ट हो रहा है तो एओ ह्यूम जो ब्रिटिश के ही अधिकारी थे और ये मिले हुए हैं डफरिन से। उस समय भारत के जो वायसराय थे, भारत के जो अगर हम कहेंगे सरकार हैं तो वो कौन है, डफरिन है। डफरिन का जो मिलाव था किससे था, एओ ह्यूम से था, और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट था। डफरिन ने एओ ह्यूम को कहा कि देखो भारत में क्या करो, एक ऐसा संगठन बना लो जिसका बात तुम ही तक रहे, तुम जो बोलोगे वही वो लोग करेगा और उनका असर हमारे सरकार पर ना पड़े। डफरिन अंदर अंदर डफली बजा रहा है, एओ ह्यूम जो है ना भारत के साथ क्या कर रहा है, चापलूसी खेल रहा है। ठीक, जो भारत है उसके साथ क्या कर रहा है, चापलूसी खेलने का काम कर रहा है। और यह एओ ह्यूम ने क्या किया, 1885 28 दिसंबर 1885 का बात जब है तो उसमें कहा कि आओ ऐसे मत करो, कहीं तुम लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हो, सब क्या करो, जब छोटे छोटे जगह पे लड़ाई करोगे सरकार सुनने वाला नहीं है, आप क्या करो, सभी मिल जाओ, एक बड़ा संगठन बनाओ। अगर मान लो 2-4 विद्यार्थी क्लास में कंप्लेन करता है तो कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। वही अगर 100 विद्यार्थी अगर कंप्लेन करे, 200 विद्यार्थी अगर मान लो क्लास में 100 विद्यार्थी कंप्लेन कर दे कि सर आज इन्होंने ये गलत काम कर दिया, तो 100 विद्यार्थी कहने पर ज़रूर ही बात माना जाता है। तो एओ ह्यूम ने कहा कि देखो छोटे अगर संख्या में जाओगे तो बात नहीं मानेगा सरकार, इसके लिए क्या करो, एक बड़ा संगठन बना लो। अगर बड़ा संगठन में तुम लोग जाओगे तो सरकार को झुकना पड़ जाएगा। इसीलिए जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को,
किसके ये दिमाग का उपज था? तो ए.ओ. ह्यूम का, जो क्या है एक ब्रिटिश का रिटायर्ड अधिकारी था। और इसी के दिमाग के उपज से क्या बन गया? कांग्रेस का स्थापना किया गया। फिर ये कांग्रेस जो है इसका था भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो ए.ओ. ह्यूम जो नाम रखा भारतीय राष्ट्रीय संघ ने नाम रखा। लेकिन बाद में दादा भाई नेहरू ने इसको क्या कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, लोगों का दल। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? लोगों का समूह, लोगों का दल होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुआ? किन परिस्थितियों में हुई? कांग्रेस की स्थापना से पूर्व क्षेत्रीय स्तर पर अनेकों संगठन बना हुआ था। आपको बताएं कि अगर छोटे लेवल पे कोई लड़ाई करेगा तो सुनने वाला नहीं है, अगर बहुत बड़े क्षेत्र में अगर लड़ाई होगा तो ज़रूर सुनेगा, सरकार ज़रूर झुकेगा। तो कहा कि कांग्रेस के जो अगर बात करें कांग्रेस की स्थापना से पहले क्षेत्रीय लेवल पर अनेकों संगठन चल रहा था। इन संगठनों को एकजुट करने के लिए रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। अंततः 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो इसका मेन जो रीज़न था वो डफरिन जो है ना, किससे मिले हुए हैं? डफरिन तो ए.ओ. ह्यूम से मिले हुए हैं। और कहा कि तुम क्या करो, इनको उलझा के रखना है, और ताकि ये जगह जगह जो क्रांतिकारी ये लोग शुरू कर देते हैं, जगह जगह जो आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, यह ना हो। और ये ए.ओ. ह्यूम ने क्या कहा भारतीयों को? तुम लोग छोटे छोटे जगह पर प्रोटेस्ट करते हो तो सरकार नहीं सुनता है, तुम एक मेरे साथ जुड़ जाओ, हम पे विश्वास करो, और हम तुम्हें क्या करेंगे? सरकार तक आवाज़ उठाएंगे। और इसी कारण से इस जो कांग्रेस है, कांग्रेस संघ का स्थापना किया। फिर बाद में 28 दिसंबर 1885 को क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बिहार में प्रचलित तीन कठिया व्यवस्था या तीन कठिया प्रणाली नील की खेती की अनिवार्य प्रथा था। यानी तीन कठिया व्यवस्था का मतलब होता है नील की खेती क्या था? अनिवार्यता था। के कारण यहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। अब बताओ, नील का जो खेती करना था लोगों को, जिस खेत में नील का खेती हुआ करता था उस खेत में क्या होती थी? उसका शक्तिहीन हो जाती थी। इस दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ बिहार में चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह नामक एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन हुआ। किसानों के पक्ष को लेकर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण से इस आंदोलन की शुरुआत किया था। इस आंदोलन का क्या किया था? शुरुआत किया था। आपको इससे पहले भी बता दिए चंपारण सत्याग्रह क्या है, वही चीज़ है बिहार में किसान आंदोलन। वही क्या है? बिहार के किसान आंदोलन के बारे में सेम क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब है स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करिए। अब देखो उस समय हुआ क्या, जब 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। आखिर क्यों स्थगित कर दिया? इसका भी रीज़न होगा। तो गांधी जी ने देखा कि 5 फरवरी 1922 को एक गोरखपुर में एक जगह है चौड़ा चौड़ी, वहाँ पे क्या किया? किसान और श्रमिक ने 22 पुलिसकर्मी को एक ही जगह जलाकर राख कर दिया, जलाकर मार दिया। गांधी जी को बड़ा ही अफसोस हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं करना था, इतने पुलिस को एक साथ नहीं मारना चाहिए था। और वो जो पुलिस को उस दिन मारा लोगों ने, श्रमिकों ने, इसके चिंतित होकर गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन इसी समय जो है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहा कि अब हम लोग जब इस पूरा आग धधकती आग में कूद गए हैं और तुम नहीं कूद रहे हो, तुम पीछे हट रहे हो, तो गांधी जी से अलग होकर क्या करते हैं? एक स्वराज दल का स्थापना कर लेते हैं। कौन? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 कब? 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में चलाई जा रही ब्रिटिश सरकार की दमनकारी परंपराओं और नीतियों का अंत करना है। आपको बता दिए कि जो भारत में जो ब्रिटिश का जो अनियमित कुछ से कुछ कानून लगा दिया जाता था,
कुछ भी दमनकारी नीति लगा दिया जाता था, उसको तोड़ने के लिए, उसको अंत करने के लिए स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। फिर नौकरशाही की शक्ति को कमज़ोर करना था। जो नौकरशाही है उसके शक्ति को क्या करना था? कमज़ोर करना था। उसके बाद दूसरा जो उसका उद्देश्य था, नौकरशाही की जो शक्ति है उसको कमज़ोर करना था। अगला है सरकार के दमनकारी और जन विरोधी कानूनों का विरोध करना है। जो सरकार के जो दमनकारी नीति थी, दमनकारी जो कानून है उसको और जन विरोधी कानून का क्या करना था? विरोध करना था। ठीक है। देश में राष्ट्रीय शक्ति और राजनीतिक चेतना का विकास करना था। जो राष्ट्र देश का बात करेंगे, अपना देश में भारत में जो राष्ट्रीय शक्ति कम पड़ रहे हैं, अब लड़ाई करके फिर लड़ाई कब पीछे पड़ रहे हैं, इसका कारण से क्या है कि उसमें राष्ट्रीय शक्ति की क्या है? कमी है। और राजनीतिक चेतना का विकास करना इसका मेन उद्देश्य था। किसका? स्वराज पार्टी का। तो स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा हुआ? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1923 में, 1923 में। और इसका मेन उद्देश्य था भारत में चलाई जा रही ब्रिटिश सरकार की दमनकारी परंपराओं और नीतियों का अंत करना। अब बताओ, ब्रिटिश के द्वारा क्या कर रहे हैं? भारत में विभिन्न प्रकार के टैक्स, विभिन्न प्रकार के कर, विभिन्न प्रकार के कुछ से कुछ नियम लगा दे रहे हैं, तो उसका अंत करना स्वराज पार्टी का मेन उद्देश्य था। फिर है नौकरशाही की शक्ति को कमज़ोर करना। जो उस समय में जो लोगों को अपने गुलाम के अंदर में गुलाम के जो जंकीर होता है उसमें बंधे हुए थे लोग, उसको अंत करना था उसका। फिर सरकार के दमनकारी और जन विरोधी कानून को विरोध करना था। फिर देश में राष्ट्रीय शक्ति जो कमज़ोर पड़ रही थी और राजनीतिक चेतना जो लोगों में अभाव था उसका विकास करना था। यही इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है। आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम लोग जितने भी क्वेश्चन था शॉर्ट क्वेश्चन को पार कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको देखने के मिलेंगे, इसमें बहुत ही भिभिया क्वेश्चन सब होते हैं। और यह चैप्टर मानो आपका ये क्या है? भारत के बारे में पढ़ना है, भारत के आंदोलन के बारे में पढ़ना है, भारत के राष्ट्र के बारे में पढ़ना है, अपने देश के बारे में पढ़ना है। इसीलिए आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपने खून के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अपने देश के नागरिक के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमारे देश में क्या क्या गतिविधि घटा, क्या घटना घटी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो बीच में मक्खी भी पढ़ने आ जाते हैं, तो आप लोगों के साथ साथ मक्खी भी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वह है प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का अगर हम बात करें 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक का एक बात था। और उनमें ब्रिटिश ने क्या कहा भारतीयों को कि तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और मैं इंडिया छोड़कर अपने देश को चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा उन्होंने कहा, भारतीयों ने उसको साथ दिया, भारतीयों ने उसके साथ जो कहा उस पर यह वादा अपना निभाया। लेकिन ब्रिटिश वाले वादा से मुकर गए। तुम तो बोली थी सनम कर दूंगा, लेकिन की क्यों नहीं? ये उनका क्या था? बेवफा था। क्या था वो? बेवफा था। इसीलिए वो अपने वादे से मुकर गया। कौन? तो अंग्रेज़ों ने। ठीक है। देखिए पढ़ते हैं, भारतीय नेताओं ने सरकार को युद्ध में स्वराज प्राप्ति की आशा में सहयोग दिया। अब देखो 1914 से 1918 में क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसमें क्या कहा? सरकार ने इससे वादा किया कि मैं तुझे क्या दूंगा? मैं तुझे सोने का नौलखा मंगवा दूंगा। लेकिन मैंने तुझे क्या दिया? स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य दिया था। मैंने तुझे वादा किया कि मैं तुझे, स्वराज का मतलब होता है आज़ादी, आज़ाद होना। लेकिन तुम बोली थी सनम आऊँगा, लेकिन तुमने आई नहीं। और स्वराज का इन्होंने क्या किया? वचन दिया था कि भाई साहब तुम मेरा साथ दो, मैं तुमको ये शब्द दूंगा, स्वराज दे दूंगा, स्वराज दे दूंगा, स्वराज दे दूंगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने, भारतीयों ने तो उनका साथ दिया, क्योंकि भारत के अंदर में, भारतीयों के अंदर में क्या था? छल प्रपंच का बिल्कुल भी छल प्रपंच नहीं था।
और इन्होंने क्या किया, अपने उमंग के साथ ब्रिटिश वाले का साथ दिया। परंतु ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बेवफा निकली। इससे राष्ट्रवादी गतिविधियाँ बढ़ गई। अब बताओ, तुम मुझे वादा करोगे कि आज मैं रसगुल्ला खिलाऊंगा। मैंने रसगुल्ला बांटा ही नहीं, तो सबके अंदर में अंदर क्या होगा, गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गुस्सा बढ़ेगा। अगर मैं आपको वादा किया कि सभी बच्चे अगर आज टोटल क्वेश्चन याद करके आओगे तो हम रसगुल्ला खिलाएंगे, और सभी बच्चे याद करके आए हम रसगुल्ला ना खिलाएं, ज़रूर आपको गुस्सा आता होगा, और आया भी होगा। ऐसा तो आता ही भी है। अब बताओ, अब अंग्रेज ने कहा कि मैं तुझे स्वराज की प्राप्ति दूंगा, स्वराज की प्राप्ति अवश्य दे दूंगा। लेकिन जब इन्होंने उनका साथ दिया तो उन्होंने क्या किया, स्वराज प्राप्ति का बात नहीं किया। यानी तो गई भैंस पानी में, भैंस गई किस में, पानी में चली गई। और उसके बाद लोगों में क्या हुआ, गुस्सा फूट गया। भाई साहब क्या हुआ, गुस्सा फूट गया। जगह जगह पे लोगों को खून बबूला, आग बबूला अंदर में लग रहा था कि अंग्रेज को यूं पकड़ें और ऐसे उठा लें, इतना शक्ति उनमें आ गया था। सरकार की आर्थिक नीतियों की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। जो सरकार का जो नीति था, कहा कुछ करेगा कुछ, कहेंगे कुछ करना है कुछ, ऐसा नीति जो था उसका बहुत ही, उसका क्या हुआ, व्यापक प्रतिक्रिया हुई। कहाँ है मक्खी, भाग जाओ, अभी हमारे देश के बारे में काम चल रहा है। अरे भाई कहाँ है, कहीं तो बैठा है, देख ले, यहाँ पे बैठा है। बीच बीच में ये आ जाते हैं अंग्रेज को गुस्सा दिलाने के लिए। ठीक है, होता क्या है, जब देश के बारे में बात होता है तो सभी के अंदर में जुनून पैदा हो जाता है, वो जोश उमंग आ जाता है। इसीलिए मक्खी में वो ताकत है कि हम भी क्या करें, अंग्रेज़ के नाक में दम कर दे भाई साहब, अंग्रेज़ के नाक में दम कर दे। इसीलिए मक्खी भी आ जाते हैं इस क्लास में कुछ अपना मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। फिर अगला जो इसका था, सरकार को युद्ध में व्यस्त पाकर क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। अब देखो, अगर हमको दो पक्ष में लड़ाई चल रही है, एक पक्ष कहीं और लड़ाई हो रहा है उसका, तो हम जो एक इधर पक्ष लेके हैं, इनका क्या होगा, इनके क्रांतिकारी गतिविधियां और बढ़ जाएगा। कहेंगे भाई साहब अभी वो दूसरे के बीच पड़ा हुआ है, दूसरे में युद्ध, दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है, दूसरे से युद्ध कर रहा है, पीछा से हम लोग क्या करते हैं, पूरा क्रांतिकारी गतिविधियां को मना मजबूत करते हैं। तो यही प्रोसेस था यहाँ पे कि सरकार को युद्ध में व्यस्त पाकर क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, अपनी गतिविधियां बढ़ा दी, अपना पावर लगा दिया। ठीक है, भारतीयों में बढ़ते असंतोष को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। बाद में देखो होता क्या था, जब भारतीयों में पूरा क्रोधित होते थे, भारतीय आक्रोशित होते थे, तो कुछ कुछ ऐसे नियम ला देते थे अंग्रेज, ताकि भारतीयों को लगता था चलो भाई पानी नहीं तो कुछ तो ओस चाटने को मिला। अब बताओ उससे क्या होगा। फिर विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी स्वराज प्राप्ति और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने की क्या किया, प्रयासशील थे। अब उससे पहले जो है अंग्रेज ये चाहते थे कि भाई हम लोग तो युद्ध में लड़े हुए हैं, युद्ध में लगे हुए हैं, लेकिन इससे पहले भारत में क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवा देते हैं। ये लोग भी इधर क्या होंगे, झगड़ा में लग जाएंगे और लड़ाई में लग जाएंगे, हम लोग अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन भारतीय जो भारत के जो राष्ट्रवादी नेता हैं, भारत के जो क्रांतिकारी हैं, इन्होंने कहा कि हम लोग स्वराज को प्राप्त भी करेंगे और हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे, हिंदू मुस्लिम आपस में क्या रहेंगे, भाई भाई, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई रहेंगे, और अंग्रेज के छल्ले उड़ा देंगे, अंग्रेज के क्या, अंग्रेज के यूँ गुड्डी उड़ा देंगे। ऐसा कहना किसका था, भारतीय क्रांतिकारी का। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ क्या इसका अंतर संबंध था, उसका विवेचना करना है।
तो वही चीज़ जो हमने आपको बता दिए कि वादा की थी तुमने लेकिन मुकर गई, तो वही काम किसका था? अंग्रेज़ का। अंग्रेज़ ने कहा हम तुमको जो स्वराज की प्राप्ति है, स्वराज का जो लक्ष्य है तुम्हारा, हम उसको तमाम कर देंगे, उसको फाइनल कर देंगे। लेकिन उन्होंने मुकर गया अपने बातों से। इसीलिए भारत में क्या हुआ? अंग्रेज़ का जो नीति है उसका घोर प्रतिक्रिया हुआ, उसका व्यापक प्रतिक्रिया हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद युद्ध में अभी अंग्रेज़ लोग क्या कर रहे हैं? युद्ध में हैं, और युद्ध में पाकर क्रांतिकारियों ने कहा कि क्या करो, अपने पावर को बढ़ा दो, अपने भारत माता के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। फिर भारतीयों ने बढ़ते असंतोष को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। सरकार ने ये घोषणा कर दिया कि भाई साहब TRI-4 आने वाला है, TRI-4 जो है आने वाला है, 3 साल से आ रहा है भाई साहब। तो इस तरह से कहा था कि हम अधियाचना भेज रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी भेजा था, सम्राट चौधरी भी भेज रहे हैं। लगता है कि यह प्रोसेस भाई साहब यूँ निकल जाएगी गई भैंस पानी में, तो ऐसा हमको भी नज़र आ रहा है। ठीक है। फिर विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी स्वराज प्राप्ति और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने हैं तो क्या रहे? ये प्रयासशील थे। अब बताओ अंग्रेज़ों ने क्या करते थे? जब अंग्रेज़ों को लड़ाना होता था भारत में तो हिंदू मुस्लिम करते थे। जैसे बंगाल का विभाजन में देखा कि इधर मुस्लिम ज़्यादा है और हिंदू कम है, तो इधर क्या करो, ऐसे बांट दो। इधर ज़्यादा हिंदू है, मुस्लिम का बात ऐसे बांट दो। ऐसे में क्या होगा? वहाँ पे झगड़ा होते रहेगा। इस तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में किसका योगदान था? ब्रिटिश का। और वो चाहते थे कि ये लोग अपने हिंदू मुस्लिम धर्म में उलझे रहे और हम लोग यहाँ से क्या करें? भारतीयों का शोषण करते रहे। ऐसा किसका माइंड था? तो ब्रिटिश वालियों का। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन कारण एवं परिणाम क्या हुए? देखिए, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ? इसका रीज़न था पहला वही रोलेक्ट एक्ट। क्या था? रोलेक्ट एक्ट। आप बताओ, नहीं रोलेक्ट एक्ट आता और नहीं जालियाबाग कांड होता और ना असहयोग आंदोलन होता। ठीक है। आप बताओ, क्या जो रोलेक्ट एक्ट आया था बिना किसी वारंट के, ना अपील, ना दलील, ना वकील, भाई साहब ऐसा कौन सा आंदोलन होता है? और इसको भारतीयों ने कहा कि ये काला कानून है, ये आंदोलन करने के पक्ष में हम लोग को क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं। और इसी के द्वारा जब यह कानून लाते हैं तो डॉक्टर सत्यपाल और एक जो सफरुद्दीन किचलू हैं, इनको क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। और पंजाब में और लोग क्या होते हैं? आक्रोशित हो जाते हैं। ठीक है। अब है रोलेक्ट एक्ट। आपको बता दिए रोलेक्ट एक्ट पहले भी। 1919 में सरकार ने रोलेक्ट कानून पारित किया। इसे काला कानून बताकर भारतीयों ने क्या किया? इसका विरोध किया। क्या किया? इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया भाई साहब? क्यों नहीं करेंगे? करना तो पड़ेगा। हम क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए करेंगे कि ज़बरदस्ती हमको क्लासरूम से उठा के ले गया पुलिस। क्यों ले जाएगा? क्योंकि मेरा भी अपना अधिकार है। क्यों ले जाएगा भाई साहब? हम तो अभी पढ़ा रहे हैं। लेकिन आया कहा, सर चलो, कहाँ बुलावा आया है? चलो बुलावा आया है तेरा, इस दिन बुलाया है। तो इसी तरह से सरकार ने क्या कहते थे कि बिना किसी को, बिना वारंट के, बिना पूछे आया, कहा चलो तुम्हारा बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तो वहाँ पे पकड़ के लेके चल जाते थे। तो लोगों ने इसको क्या कहा? भाई साहब ये तो गजब का कानून है। और भारतीय ने कहा कि यह काला कानून है, जिसका पूरा भारतीय ने क्या किया था? विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। और इसी कानून के आने के साथ क्या होता है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ना जाने इस बाग में और इस मैदान में कितने माँ ने अपने संतान खोए, कितने भाई ने अपने बहनें खोए, कितने भाई ने अपने माँ और पिता को खोए। एक से एक वीर जवान शहीद हुए। और इस दिन जो है हम लोग को ऐसा लगा कि यह दिन हमारे लिए क्या है? एक सूर्य उगते हुए काली रात छाई हुई है। सूर्य उगा हुआ है लेकिन हम लोग को लग रहा था कि उस दिन क्या है?
यह काली अंधेरा छाया हुआ है। किस दिन? 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें बैसाखी पूर्णिमा में क्या लगे थे? मेले लगे हुए थे। इस अवसर पर अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित जनसभा पर जनरल आर डायर ने गोली चलवाकर 379, भाई साहब ये तो सरकारी डेटा है, मरेगा 100 तो कहेगा 5 मरा है, ये सरकारी डेटा के अनुसार 379, लेकिन हजारों लोगों ने मरे, वहाँ पे व्यक्तियों की हत्या कर दी। इस घटना से पूरा भारत क्या हो गया? आक्रोशित हो गया। पूरा भारत भर में लोगों के अंदर खून खोलने लगा और लोगों में वैसे अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी की भावना पैदा हुआ। अब है खिलाफत आंदोलन। क्या है? खिलाफत आंदोलन। गांधी जी इस आंदोलन को सत्य और अहिंसा, सत्य और न्याय पर आधारित मानते थे। अब तो खिलाफत आंदोलन में कहते थे कि हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे, हम किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे और हम प्यार से कहेंगे, हाय ब्रिटिश सर आप यहाँ से चले जाइए। गांधी जी तो ऐसे कहते थे, लेकिन गांधी जी के जो विपक्ष में जो नेता थे वो कहते थे, क्या गांधी जी आपने इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर कर रहे हैं, जो बात से ना माने वो लात से मानेंगे। और कहते थे कि अंग्रेज बात से नहीं मानेंगे, इसको लतियाइए और इसको जुतियाइए, इसको चपलाइए और भगाइए। लेकिन गांधी जी कहते थे हम सत्य और अहिंसा पे चलेंगे, सत्य और अहिंसा पे चलने वाले व्यक्ति हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे और हम उसको प्रेम के भाव से यहाँ से विदा करेंगे। ठीक है। गांधी जी इस आंदोलन को सत्य और न्याय पर आधारित मानते थे, साथ ही वे इसे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का सुअवसर भी मानते थे। सही बात है। जब खिलाफत आंदोलन का बात करें तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम सभी क्या हो, एक ही रहे, इसमें विभाजन न हो। इसलिए 1 अगस्त 1920 से उन्होंने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? आरंभ कर की घोषणा की। 1 अगस्त 1920 से गांधी जी क्या किया? असहयोग आंदोलन का घोषणा कर दिया। ठीक है। तो इतने जो कारण थे वो किसके आंदोलन है? तो असहयोग आंदोलन का। अब देखिए इसका परिणाम क्या है। किसी भी चीज़ का परिणाम तो घातक सिद्ध होता है भाई साहब। असहयोग आंदोलन तो पूर्णतः सफल नहीं हुई। सही बात है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो गोरखपुर में एक जगह है, क्या नाम है? चौड़ा चौड़ी, और उस जगह पे 22 पुलिसकर्मियों को यूँ मसूल दिया, उसको ये समझिए कि एक रूम में पैक करके आग लगा दिया, यूँ सुड्डा हो गया, मर गया। ठीक है। तो हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या हुआ? पूर्णतः सफल नहीं हुई, परंतु विदेशी वस्त्रों और सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार प्रभावशाली रहा। सही बात है। जब हम भले ही उस आंदोलन को सफल नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम मन में अगर कोई भी बात, अगर बाहरी इन्वायरमेंट है तो आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन जो मन का बीमारी होगा वो उससे आप नहीं बच सकते। अगर हमारे मन में आपके प्रति घृणा हो गया तो रियल में ये घृणा कभी जाएगा, जल्दी नहीं जाने वाला है। आपको लाख बीमारी हो जाए, ठीक हो सकता है, लेकिन ये मन का जो बीमारी है ये कभी ठीक नहीं होने देगा। और भारतीयों ने क्या कहा? सबके मन में बैठा दिया कि विदेश का जो शिक्षा है भगाओ, विदेश का वस्त्र को त्यागो। और यहाँ तक कि कैदियों ने भी क्या कर दिया? जेल में विदेशी वस्त्र को, ऐसे वस्त्र को उतारा और विदेशी वस्त्र को क्या कर दिया? यूँ जला दिया। और कहता था कि स्वदेशी वस्त्र लाओ, स्वदेशी सामान लाओ, स्वदेशी अपनाओ। उसी समय से चल रहा था स्वदेशी की भावना। स्वदेशी की भावना बदलती हुई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई और सामाजिक कुरीतियों मिटाने का प्रयास हुआ। जो समाज में जो गलत नीति थी, समाज में जो गलत नीति चल रही थी, उसको मिटाने का प्रयास किया गया। कब? असहयोग आंदोलन के परिणाम में। तो असहयोग आंदोलन के जो परिणाम ये हुए कि भले हम लोग जो है सफल नहीं हुए, लेकिन विदेशी वस्त्रों का, विदेशी सामानों का हम लोग ने क्या किया? बहिष्कार किया। और सरकारी जितने भी शिक्षण संस्थान थे उसको भी क्या किया? बहिष्कार कर प्रभावशाली रहा। विदेशी की जो भावना है, बदलती हुई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई और सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया
और भारत में जगह जगह पे भारत के स्कूल खोले गए। ठीक है, भारत के क्या खोले गए? शिक्षण संस्थान खोले गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण की विवेचना करिए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है, सही बात है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू होता है, ठीक है ये भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो निम्नलिखित मुख्य कारण हैं वो देख लेते हैं क्या क्या कारण है। आप हैं साइमन कमीशन, आप हैं साइमन कमीशन। भाई साहब मैं वहाँ नहीं, लेकिन मेरे घर के बारे में नियम बना रहा है, ऐसा कौन सा नियम है? साइमन कमीशन 7 सदस्यों का एक कमेटी होता है और वह क्या करते हैं? भारतीयों के लिए नियम कानून बनाने आते हैं। और नियम कानून बनाने में ये कहते हैं कि अगर हम भारत के लिए नियम बना रहे हैं और उसमें भारत का एक भी सदस्य नहीं होगा तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मान लीजिए आप के घर के बारे में हम नियम बनाएं और आपके घर का एक भी सदस्य वहाँ नहीं हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो साइमन कमीशन में यही था कि इसमें 7 सदस्य का यह आयोग था और इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसीलिए इनका क्या किया? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लोगों ने दिया था। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। जो कांग्रेस के जो सर्वदलीय सम्मेलन में है, इस दल को क्या किया? जो नेहरू रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को इन्होंने नहीं संभाला। नेहरू रिपोर्ट के बारे में इन्होंने क्या किया? बिल्कुल नहीं माना। और नेहरू जी चाहते थे हम अपने देश को क्या करें? स्वराज की प्राप्ति जल्द से जल्द दिला दें, और ऐसा उन्होंने क्या किया? नहीं माना। फिर विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929, सही बात है। आपको जब हम पढ़ाएंगे 7वां चैप्टर पढ़ाएंगे इतिहास में, तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 का क्या कारण था और क्या उसका परिणाम हुआ था, वो पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बस इतना ही समझ लेना है कि 1929 ईस्वी में क्या हुआ, 1929 और 30 में, कि मंदी से देश में क्या हुआ? बेरोजगारी आया और गरीबी आया और काफ़ी संख्या में लोगों को क्या हुआ? भूखमरी छा गया था। इसलिए यह आंदोलन, आर्थिक संकट वहाँ पे आया था। तो आप अब बताइए आर्थिक संकट क्यों आएगा? हमारे घर में अगर कुछ भी नहीं होगा तो हम पे क्या आ जाएगा? आर्थिक संकट आ जाएगा। तो इसी तरह से 1929 में भी क्या आया था? आर्थिक मंदी देश भर में आ गया था और काफ़ी बेरोजगारी बढ़ा, गरीबी छा गया था, लोग में भूखमरी सी छा गई थी। इसीलिए पूरा विश्वव्यापी क्या आया था उस समय में? आर्थिक मंदी आया था। इसका भी एक रीज़न रहा। फिर समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। समाजवाद का क्यों बढ़ रहा प्रभाव? समाज चाहता था कि समाजवाद का एक ही रीज़न होता है कि समाज बढ़िया समाज का स्थापित हो, उसमें ऊंच नीच जो वर्ग है उसको त्याग दीजिए, कोई वर्ग नहीं रहेगा, सब ऊंच नीच जो है सबको एक मिटा दीजिए, सबको बराबर कर दीजिए। इससे कांग्रेस पर आंदोलन शुरू करने का दबाव लगातार बढ़ने लगा। अब बताओ समाज के जितने भी लोग हैं, समाज के लोग चाहेंगे कि अच्छे समाज का निर्माण हो और कांग्रेस नहीं चाह रहे थे कि जल्दी से युद्ध करके निपटाएं। तो लोग का दबाव किस पे था? कांग्रेस पार्टी पे था कि क्या कर रहे हैं आप, जो पार्टी इतना बड़ा पार्टी बना रहे हैं, इस पार्टी के दल हम हैं और हम क्या करेंगे? मेन सदस्य जो है उसको प्रेरित करेंगे, उसको उत्साह देंगे कि आप क्यों चुप बैठे हैं, चलो लगाते हैं नारा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या निकाल देंगे? भारत छोड़ो आंदोलन। कब का नारा दिया जाएगा? इसके बारे में समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे वह किसको कहते थे? कांग्रेस दल को। और इससे क्या हुआ? समाज का प्रभाव बढ़ रहा था उस पर, किस पे? कांग्रेस के दल पर। अब पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित करना। अब हम मन में बैठा लिए थे कि हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति चाहिए, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति चाहिए। इसका मेन क्या था? मोटिव था कि हमको प्राप्ति करना है तो करना है। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या था? मेन कारण बनता है। सेम इसमें जो मेन कारण है वो क्या था? स्वराज की प्राप्ति का मांग। और कांग्रेस का जो नेता थे उन्होंने अभी मन में बैठा लिया था अब बहुत हुआ, अब तेरी बारी नहीं, अब मेरी बारी होगी। हम बोलेंगे तुम करोगे, तुम सुनोगे और तुमको नाचना है। ऐसा किसका कहना था? भारतीयों का कहना था। भाई साहब अब पलट गई बाड़ी, अब आई मेरी बाड़ी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो मेन कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का आपने देख लिया।
भारत में मजदूर आंदोलन की विकास का वर्णन करें। क्वेश्चन टाइपिंग मिसा। तो भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करिए। देखिए, मजदूर आंदोलन में क्या होता है, जो भी मजदूर हैं विभिन्न देश के, किस देश में कैसे क्या नियम चल रहे हैं, क्या कानून लगा हुआ है, किस तरह से वहाँ के मजदूर लड़ते हैं, वह सीख भारतीय मजदूर को भी होता है। तो उनमें से एक है मार्क्सवादी प्रभाव। मार्क्सवादी प्रभाव जो है वो चाहते थे कि वर्ग विहीन हो ऐसे समाज का हम क्या करें। ऐसे मार्क्सवादी एक ऐसा विचारधारा है, वह चाहते हैं कि एक प्लेन, एक समतल वर्ग का समान हो, एक समतल वर्ग का निर्माण हो, उसमें कोई भी पूंजीपति ना हो, उसमें कोई भी सरकार हस्तक्षेप न हो, और उसका समाज जो कोई भी उत्पादन, कोई भी फैक्ट्री उत्पादन होगा उस पर समाज का नियंत्रण हो, उसमें एक अच्छा समाज का निर्माण हो। तो उस जो मार्क्सवादी प्रभाव था, विचार था, उन लोगों के पास काफ़ी पहले से चला आ रहा था। और ये एक दिन ऐसा आया कि मजदूर को भी क्या कर दिया, आंदोलन के लिए प्रेरित कर दिया। आप बताओ, यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रभाव भारत के मजदूरों पर भी पड़ा। आपको इससे पहले भी बता दिए हम कि जो औद्योगिकरण की नीति आया था यूरोप में, और मार्क्सवादी जो प्रभाव वहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स के, और उनका जो घटना था भारतीय मजदूर के कानों तक पहुँच चुका था। यहाँ के मजदूरों में भी जागृति आई। गांधी जी ने भी मजदूरों के हक की मांगों का समर्थन किया, और उद्योगपतियों द्वारा मजदूर पर हो रहे शोषण को रोकने तथा इनकी मांगों को मनवाने के लिए 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था। अब बताओ, मजदूर अपना हक जान चुका था और गांधी जी की पता है, और गांधी जी भी ये चाहते थे कि मजदूर का शोषण जो हो रहा है उसको शोषण अब होने नहीं देंगे, इनका हम हक जो है दिला के रहेंगे। और इसीलिए उद्योगपति हो गया, उसके द्वारा जो मजदूरों का जो शोषण हो रहा था और उनके मांगों को मनवाने के लिए क्या कर दिया, 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कर दिया। और इसमें जितने भी मजदूर हैं, किसान हैं, सब क्या होंगे, जुड़ेंगे और अपना अधिकार जानेंगे। चलते हैं आगे क्या है। फिर मार्क्सवादी विचार की लोकप्रियता ने जिससे मजदूर आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया। जो ये जो मार्क्सवादी विचार था ये काफ़ी लोकप्रिय, लोगों को काफ़ी प्रिय हो चुका था, और इसी के सिद्धांत पे ये लोग लड़ रहे थे, जो अधिक काफ़ी मजबूत बनाया किनको, मजदूरों को, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ी और मजदूरों के खिलाफ दमनकारी उपाय भी किए गए। लेकिन 1930 ईस्वी में मजदूर 3 संगठनों में बढ़ जाते हैं। अब बताओ, मजदूर का जो संगठन एक था पहले, अब कितने हो जाते हैं, 10 साल के बाद 3 क्षेत्रों में इसका संगठन बढ़ जाता है, जिसमें पहला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ, कहता हिंद जो है मजदूर संघ, और तीसरा क्या है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजित होने से कमज़ोर हो गया। पहले अगर मान लो मेरा फैमिली में 5 लोग हैं, एक जगह रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। अब 5 लोग को 5 जगह दे दिया, क्या मजबूत रहेंगे, नहीं मजबूत हो पाएंगे। इस तरह से हम कहते हैं जो मार्क्सवादी विचारधारा है उससे प्रेरित होकर जो मजदूर लोग हैं काफ़ी अपने अंदर में शक्ति पैदा कर चुके थे, और एक ऐसा समय आया कि फिर अपना शक्ति खुद खो बैठा। क्यों? क्योंकि विभाजित हो गया। इसी तरह से हम लोग भी अगर एक होके रहेंगे, एक रह के, अगर एक बन के अगर कहीं कोई भी काम करेंगे तो सफल होंगे। अगर हम लोग ऐसे तितर बितर हो जाएंगे तो हम लोग का भी क्या होगा, वही हार निश्चित है। इसीलिए कभी भी आप रहें तो एकता के साथ रहे, एक यूनियन के साथ रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की योगदान की चर्चा करिए। अब देखिए 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत पहुंच गए, और उस दिन भारत की जो सरकार है 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी आते हैं और विभिन्न जगह पूरे भारत भर में घूमते हैं कि कहाँ पे कौन सी समस्या है, किन लोगों को क्या दिक्कत है, उनके बारे में ये समझते हैं। और सबसे पहले 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें राजकुमार शुक्ल जाते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं
और कहते हैं कि चलिए जो पश्चिम बंगाल में 3 कठिया प्रणाली है उसके जो किसानों को जो दुख है उसके बारे में चलिए एक बार जान के देखिए। और गांधी जी आते हैं और देखते हैं कि भाई साहब यहाँ तो बहुत ही खतरनाक कानून चल रहा है, और उसको गांधी जी ने क्या करते हैं, सफल करते हैं। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो भारत में था वह सफल होता है। उसके बाद लगातार अहमदाबाद मिल, ठीक है, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल, उसके बाद बहुत सारे असहयोग आंदोलन, फिर न जाने कितने आंदोलन ऐसे इन्होंने किया, ताकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्होंने दिया। और उस भारत छोड़ो आंदोलन के कारण से ही हम लोग 15 अगस्त 1947 को क्या होते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अहम भूमिका निभाई। और ये बात क्या है, सत्य और 100% सही है कि गांधी जी हुए, और इसीलिए हम लोग आज क्या हुए, आज़ाद हुए हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर गांधी जी ने कहाँ कहाँ क्या योगदान दिया। 1915 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब बताओ गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान कब से कब तक है, 15 से लेकर 47 तक। चंपारण तथा खेरा में किसानों का आंदोलन और अहमदाबाद मिल में श्रमिकों के आंदोलन का नेतृत्व कर गांधी जी ने, अब देखो खेरा में अलग बात है और अहमदाबाद में श्रमिकों के क्या है, जो हक था उसको गांधी जी ने दिलाने के लिए क्या कर दिया, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका था। जहाँ भी जाते थे गांधी जी वहाँ का सत्याग्रह क्या होता था, सफल हो जाया करता था। ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों एवं रोलेक्ट एक्ट का विरोध भी गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत किया। अब बताओ जो रोलेक्ट एक्ट है और जो दमनकारी नीति है ब्रिटिश का, उसको हनन कर रहे हैं कौन, गांधी जी ही कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया और असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भारतीय आंदोलन को एक नई दशा एवं दिशा प्रदान किया। अब बताओ गांधी जी ने कौन कौन नहीं किया, तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन का बात किया, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात करा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन का बात करा। इसके द्वारा भारतीय आंदोलन को एक नई क्या मिला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दशा एवं दिशा प्रदान किया। इन संघर्षों के बाद अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा। भाई साहब महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आज जो इस क्वेश्चन के बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हम आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं और महात्मा जी के बारे में पढ़ रहे हैं, और न जाने इससे कितने लोग प्रेरित होंगे कि हम क्या हैं, भारतीय हैं और हमारे खून में सत्य और अहिंसा का धारा बहती है। हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, हम किसी से वादा करते हैं तो वादा निभाते हैं और तोड़ते नहीं हैं, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। देखो वामपंथी लोग क्या होते हैं, वामपंथी लोग वे होते हैं जो निम्न स्तर पे बैठे हुए हैं, उसको भी ये चाहते हैं कि हम बराबर के लेवल में बैठाएं। जो गरीब हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो बिल्कुल निम्न लेवल के लोग होते हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, उनको भी ये चाहते हैं कि हम क्या करें, उनका भी उनको सहारा दे, ताकि वो भी क्या हो, एक कदम आगे बढ़ पाए। इसी को हम लोग कहते हैं वामपंथी विचारधारा के लोग, ठीक है। तो वामपंथियों की भूमिका का वर्णन रेखांकित करें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो वामपंथी लोग हैं उनका क्या क्या भूमिका था, आइए पढ़ते हैं। रूसी क्रांति का प्रभाव। देखो रूस में जब क्रांति हुआ 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित होकर भारत में साम्यवादी अथवा वामपंथी विचारधारा क्या हुआ, प्रसार हुआ। जो रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से साम्यवादी प्रभावित आया और उसके बाद वामपंथी विचारधारा भी भारत में पहुँच गया। तो इसीलिए कहते हैं कि साम्यवादी चाहते हैं कि समाज का, ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पे सभी समान हो,
कोई भी सरकार नहीं, कोई भी पूंजीपति नहीं, सब एक वर्ग के समान हो, सबको बराबर चेयर मिले, सब कोई बैठे चेयर पे, कोई वैसे नीचे में, ऐसा ये नहीं चाहते हैं। आप भी बैठो चेयर पे, हम भी बैठेंगे चेयर पे, और हमारा समाज एक लेवल में रहे। और उसके बाद वामपंथी लोग भी यही चाहते थे कि जो नीचे लेवल के लोग हैं उसको भी क्या करें, हम चेयर देने का प्रदान करें, चेयर लेवल तक बैठाने का प्रयास करें। तो ये विचार कहाँ से आया था? रूसी क्रांति से। कहाँ से आया था? फिर अब व्यापक प्रभाव। अब बताओ, किसान और मजदूर, इनके पास जो है ना व्यापक प्रभाव, उनके पास क्या है? ज्ञान की कमी, इनके पास साधन की कमी। तो इन कारणों से ये भी क्या पढ़ रहे थे? पीछे पढ़ रहे थे। अब वामपंथी क्या कहते हैं कि वामपंथी विचारधारा का व्यापक प्रभाव कहाँ पड़ा भाई साहब? किसान पे, श्रमिक पे और क्रांतिकारियों पर भी पड़ा। जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वह ये कहते थे कि भाई साहब देख रहे हो फलना कितना तरक्की कर गया, तुम जगह पे ही हो, तुम कब उठोगे, तुम कब दौड़ोगे, तुम कब चलोगे, तुम भी दौड़ो और लगाओ अपना रेस और पीछे मत मुड़ो, जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त न कर ले तब तक पीछे मत हटो। इसका कहना था वामपंथियों का। किसका कहना था? वामपंथियों का। ठीक है, तो इस व्यापक प्रभाव भी था, रूसी क्रांति भी था। चलते हैं नेक्स्ट, संघर्ष की प्रेरणा। अब बताओ, किसान और मजदूर की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें संघर्ष करने को उत्प्रेरित किया गया और उनके संगठन बनाए गए। अब बताओ, किसान और मजदूर लोग ये सोच रहे थे कि बस हम केवल भारत में जी रहे हैं, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, मेरा काम है खेती करना, और एक कहते थे मेरा काम केवल है मजदूर करना, मेरा तो यही अधिकार है, करेंगे काम, पैसा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो चल घर। ये अपना अधिकार तक नहीं जानते थे। लेकिन वामपंथियों ने इसको क्या कर दिया? उसके कानों में, उसके दिमागों में, उसके सूझबूझ में उसका अधिकार को भरा और वह भी अपना अधिकार के लिए क्या कर दिया? लड़ने लगा। ठीक है, फिर है साम्राज्यवाद का विरोध। वामपंथियों ने साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का क्या किया? कड़ा विरोध किया। अब बताओ, कोई चाहते थे हम अपना साम्राज्य जमाए, हम अपना क्या जमाए? पूंजीपतियों चाहते थे कि हम अपना पूंजीवाद वहाँ पे जमाए, और उसका विरोध किसने किया? वामपंथियों ने किया। किसका विरोध किया? तो साम्राज्यवाद, जो साम्राज्यवाद है और पूंजीवाद का विरोध किसने किया? तो वामपंथियों ने किया। किसका किया? वामपंथियों ने किसका विरोध किया? साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का। ठीक है, अब है कांग्रेस की नीतियों का विरोध। कांग्रेस भी क्या करते थे? कुछ हद तक अपना काम करने के बजाय चुपचाप बैठ जाया करते थे, तो इनका भी आलोचना हुआ। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान वामपंथियों ने कांग्रेस की कुछ नीतियों का भी विरोध किया। जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन था ना, उस समय में भी क्या किया कांग्रेस ने? जो उसको युद्ध करना था, युद्ध को स्थगित कर देता था। तो वामपंथियों ने, जो वामपंथी विचार के लोग हैं, उनसे क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं और अपना एक अलग संगठन बनाने के लिए प्रेरित होते हैं और अपना एक संगठन बनाते हैं। ये चाहते हैं कि आपसे नहीं होगा तो हम करके दिखलाएंगे, ऐसा मेरा वादा है, ऐसा मेरा वादा है। तो कांग्रेस का भी नीतियों क्या किया? वामपंथियों ने विरोध किया। फिर है युवा वर्ग का नेतृत्व। युवा वर्ग का क्या किया? नेतृत्व किया। कांग्रेस का युवा वर्ग, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, वह भी वामपंथी विचारधारा से क्या थे? काफ़ी प्रभावित थे, गहराई से प्रभावित थे। अब बताओ, जो लोग वामपंथी विचार से काफ़ी प्रभावित होंगे वह अपने आप दम पर खुद से लड़ेंगे, नहीं कि कहेगा कि हम आपके साथ लड़ेंगे, आप कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर दिल वाले के लोग हैं, हम हैं अपने देश के लिए मर मिटने वाले लोग, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब एक बार जब लड़ गए, एक बार जब हम चल दिए तो फिर हम पीछा नहीं हटेंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं? वामपंथी विचारधारा के लोग होते हैं। और अपने समाज के लिए, अपने निम्न वर्ग के लिए, जो जिसके मुंह में बोली नहीं है उसको मुंह में बोली देने के लिए, जिसके कुछ भी अधिकार नहीं उसको अधिकार देने का हक किन्होंने किया? तो इन्होंने ही किया, जिसका नाम है वामपंथी विचारधारा वाले लोग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका। तो आप देख रहे हैं रूसी क्रांति का प्रभाव, ये किसके कारण से? साम्यवादी हमारे यहाँ भी विचारधारा प्रकट हुआ। फिर व्यापक प्रभाव, मजदूर के पास कोई कुछ ने हक था, उसका हक भी दिलाया वामपंथी विचारधारा, और संघर्ष की प्रेरणा दिलाया, साम्राज्यवाद का विरोध किया, फिर कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया,
फिर युवा वर्ग का नेतृत्व किया, और युवा वर्ग का नेतृत्व किसने किसने भी किया? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी किया। और इसके साथ हम अपने इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको जितने भी इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। फिर एक बार जाते जाते हम ये कहते हैं, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, ज़रा तू हिम्मत तो कर, ज़रा तू हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर, तू ज़रा कोशिश तो कर। अभी भी दोस्तों कुछ नहीं हुआ है, अभी ये जुलाई ही महीना चल रहा है, आपको अभी भी बहुत टाइम है। आप चाहेंगे तो बिहार टॉपर बन सकते हैं, टॉप 10 में आपका नाम आ सकता है। तू ज़रा कोशिश तो कर, जो ज़रा हिम्मत तो कर, तू ज़रा हिम्मत तो कर। चलते हैं, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।